इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज़्यादा समय न खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लैप वाइंडिंग में समांतर पाथ होते हैं जो रिक्त स्थान के समान होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, हम किसी मोटर, अल्टरनेटर या जनरेटर की वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करते समय दो प्रकार की वाइंडिंग का या कॉइल का उपयोग करते हैं। कौन सी? एक तो लैप वाइंडिंग और दूसरी कौन सी होती है? वेव वाइंडिंग। वेव को हम तरंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, यहाँ पे जब हमें एक वाइंडिंग करते समय जब हम ध्रुव की संख्या, मतलब मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर में ध्रुव अर्थात पोल गिनते हैं तो उसके अनुसार समांतर पथों की संख्या भी रखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, लैप वाइंडिंग के अंदर यहाँ पे एक ट्रिक है, LAP। P क्या होता है? ध्रुव या पोल, और A क्या होता है? समांतर पाथ। तो लैप वाइंडिंग के अंदर A अर्थात समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग की। तो साथियों, वेव वाइंडिंग के अंदर पोलों की संख्या 1, 2, 3, 10 कितनी भी हो, परंतु जो समांतर पथों की संख्या निर्धारित फिक्स होती है वो क्या होती है? 2 होती है। तो ध्यान रखना, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है तथा वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या केवल और केवल 2 ही रखी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, डीसी मशीन में गति को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, किसी भी मोटर की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेकोमीटर का। किसका? टेकोमीटर का। यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, एनीमोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का, धारा मापने के लिए एमीटर का, विद्युत शक्ति या विद्युत शक्ति खर्च मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाटमीटर का। तो साथियों, डीसी मशीन की गति टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, बैक ईएमएफ किसका विरोध करता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब साथियों मोटर या किसी जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें ईएमएफ के समक्ष या विपरीत विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो उत्पन्न किए गए ईएमएफ के या ईएमएफ का विरोध करता है। तो साथियों, बैक ईएमएफ लागू किए गए ईएमएफ का विरोध करता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किसी मोटर में बैक ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है साथियों? EB बराबर फाई ZNP/60 इंटू A। यहाँ पे EB का अर्थ है बैक ईएमएफ, फाई का मतलब है फ्लक्स, Z का मतलब है चालकों की संख्या, N का मतलब है गति, P का मतलब है ध्रुव या पोल, और A है समांतर पथों की संख्या। तो साथियों, बैक ईएमएफ हमारे द्वारा लागू किए गए ईएमएफ के विरोध में कार्य करता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से क्या डीसी शंट जनरेटर का एप्लीकेशन है? अर्थात यहाँ पे एप्लीकेशन का अर्थ है डीसी शंट जनरेटर का उपयोग क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, वेल्डिंग, बूस्टर, ट्रैक्शन और घरेलू में इन सभी में डीसी शंट जनरेटर का उपयोग नहीं किया जाता। डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आप जानते हो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? तो साथियों, धातु का जो शुद्धिकरण करते हैं, तो शुद्धिकरण करते समय जिस जनरेटर का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो डीसी शंट जनरेटर का वेल्डिंग के लिए डीसी सीरीज मोटर, बूस्टर के लिए, ट्रैक्शन कार्यों के लिए सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बूस्टर और घरेलू प्रकाश के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड या डिफरेंशियल
कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, उच्च आवृत्ति पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कोर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों आप जानते होंगे भी ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्य वाइंडिंग कौन कौन सी होती है, दो होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। अब यहाँ पे इन वाइंडिंग को विभिन्न प्रकार के कोरों पे उपयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पे क्या बात की गई है कि उच्च आवृत्ति पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर, अर्थात यहाँ पे बात की गई है 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक के जो ट्रांसफार्मर है उसमें दो प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एक तो कौन सा, फेराइट या फेराइट कोर वाले, और दूसरा वायु कोर वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे अपने पास फेराइट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो गया, वायु। अब इन दोनों का, फेराइट और वायु कोर का उपयोग करते समय मुख्य बात क्या है, इनका मुख्य कारण क्या है। पहला तो हमिंग दोष को रोकने का, और दूसरा वायु कोर उपयोग करने के बाद इन ट्रांसफार्मर में एडी करंट जो लॉस होता है उसका मान क्या होता है, एडी करंट लॉस को मान कम हो जाता है। तो इसलिए उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में वायु कोर या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है जब, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, स्लिप रिंग मोटर को सर्पी वाले मोटर भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्लिप रिंग मोटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां पे अपने को उच्च आरंभिक टॉर्क अर्थात प्रारंभ स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च ज़्यादा चाहिए, वहां पे हमें स्लिप रिंग मोटर का उपयोग करना पड़ता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक मुख्य कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी स्लिप रिंग मोटर का जो मुख्यतः उपयोग होता है उसमें जो स्टार्टर कौन सा उपयोग होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रोटर प्रतिरोध, रोटर रियोस्टेट या रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप क्वेश्चन इनके अलावा ध्यान में रखना। अगला हमारा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करना किसका नियम है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास एक चालक है, इस चालक के ऊपर आपने विभिन्न सारी कॉइल लपेट रखी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करोगे तो उसके लिए एक नियम कौन सा है, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल या राइट हैंड ग्रिप नियम। तो दाएं हाथ का अंगूठा नियम का उपयोग करते हैं। अब आप बोलोगे भी ये नियम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि साथियों जिस चालक में विद्युत धारा बह रही है तो उसे दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगूठा है, जैसे हमारे पास हाथ हो गया ये अंगूठा, तो अंगूठा के दिखाएगा अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा, परंतु जो अंगुलियों का घुमाव है, अंगुलियों का घुमाव वो किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए राइट हैंड या दाएं हाथ का अंगूठा नियम का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण लाइनों सामान्य तौर पर किस चीज का उपयोग या कौन से पोल, मास्ट या खंबे का उपयोग किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण, जहाँ पे साथियों गांव में घरेलू सप्लाई जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हमेशा आरसीसी अर्थात जो पोल पत्थर के बने होते हैं आरसीसी पोल का उपयोग किया जाता है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है, एक हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर कहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रो का अर्थ है जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पे स्थापित करते हैं, पहाड़ी इलाकों पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें टरबाइन को घुमाने के लिए टरबाइन के ऊपर पहाड़ी इलाके से बहुत ही
तेज गति वाला जल गिरना है जिसके हमारे टरबाइन घूमेगी। तो जल विद्युत उत्पादन संयंत्र 99.99% पहाड़ी इलाकों में लगाए जाते हैं। अगला और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक सर्किट ब्रेकर सामान्य तौर पर कब संचालित होता है? सर्किट ब्रेकर का अर्थात आपको बता देता हूँ। जैसे घरेलू में एमसीबी, हम इनका दो तरीके से उपयोग करते हैं, एक तो स्विच को बंद करने के लिए और दूसरा यहाँ पे एमसीबी का तो पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। परंतु सर्किट ब्रेकर या सर्किट का टूटना सामान्य तौर पर कब होता है? जब किसी भी लाइन में फॉल्ट आए, तो अर्थात जब किसी भी लाइन में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो सर्किट ब्रेकर का कार्य है कि वह परिपथ को पूर्णतः बंद कर दे और हमारा जो विद्युत सप्लाई कट कर दे या परिपथ को ओपन कर दे। ओपन करने का अर्थ है विद्युत धारा सप्लाई बंद हो जाएगी और परिपथ पूर्णतः खराब न होकर थोड़ा बच जाएगा। तो साथ ही हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।